हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एआईबी और सभी जुडिशरी एग्जाम्स के साथ साथ कोर्ट प्रैक्टिस के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एआईबी और अन्य सभी जुडिशरी एग्जाम्स प्रिपरेशन के साथ साथ सभी लीगल जॉब्स का अपडेट भी हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जजमेंट है, देखिए दोस्तों, ओम प्रकाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये 2004 का वाद है और SCC 341 इसके साइटेशंस हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो मामला है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कुछ व्यवस्था दी थी। व्यवस्था क्या थी कि संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस को विवेचना करने का अधिकार प्राप्त है और न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि न्यायालय ने विवेचना के आदेश हेतु धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है तो उसके बाद भी पुलिस को संज्ञेय अपराध की विवेचना का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय का आदेश विवेचना में बाधक नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने का आदेश केवल तभी तक किया जा सकता है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से संज्ञेय अपराध निर्मित न होता हो। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो केस ला है, ये जो केस ला है आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट को सीबीआई की विवेचना का आदेश देने का अधिकार नहीं है, इससे संबंधित है आपका। और ये जो साइटेशंस है इसके, स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम थम्मैया 1999 क्रिमिनल लॉ सेक्शन 53 कर्नाटक। और दोस्तों इस मामले में क्या निर्णय दिया गया था? बताया गया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सीबीआई को विवेचना करने का निर्देश दे। वह किसी मामले को विवेचना करने और रिपोर्ट करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के प्रभारी थानाध्यक्ष को ही निर्देशित कर सकता है। न्यायहित में उच्च न्यायालय सीआईडी या सीबीआई के द्वारा विवेचना किए जाने का आदेश कर सकता है। नेक्स्ट आदेश देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के बाहर किए गए अपराध की भारत में अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन की पुलिस को जो पावर मिली हुई है, किसके तहत मिली हुई है, उसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ साइटेशन है केस के, मोहम्मद साजिद बनाम स्टेट ऑफ केरल 1995 क्रिमिनल लॉ 3313। ये केरल का मामला है जो कि डिसाइड किया गया था। इसमें साइटेशंस है। तो इसमें क्या था दोस्तों, केरल राज्य के एक निवासी ने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में गबन किया था, जिसकी विवेचना केरल की पुलिस द्वारा की गई। प्रश्न यह उठा कि क्या केरल की पुलिस को भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर किए गए अपराध की विवेचना की शक्ति प्राप्त है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि केरल की पुलिस को भारत सरकार की मंजूरी के बिना भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध की विवेचना करने की शक्ति प्राप्त है। यह भी अभी निर्धारित हुआ कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 का परंतु भारत सरकार की मंजूरी के बिना जांच के पूर्व प्रक्रम पर किसी ऐसे अपराध का संज्ञान लिए जाने या वारंट आदि जारी किए जाने से वर्जित नहीं करता है। मीन्स पुलिस को ये पावर यहाँ पर दी गई है। अगला केस लॉ जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी से जो रोक लगी हुई है उसके तहत ये केस लॉ है। आपका है डॉक्टर रिनी जौहर बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2016 SC 2679। तो ये इसके साइटेशन हो गए केस के। इसमें क्या बताया गया था, क्या मामला था, उसे समझते हैं। तो दोस्तों इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां एक व्यक्ति 7 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से मीन्स 7 वर्ष से कम अवधि का यदि कारावास से दंडनीय अपराध करता है, वहां पुलिस अधिकारी मात्र अपने इस समाधान कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी को यह समाधान और भी करना होता है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी उसे और अपराध करने से रोकने के लिए, मामले के समुचित
अनुशासन के लिए, अभियुक्त को अपराध के साक्ष्य को मिटाने या ऐसी साक्ष्य को किसी भी प्रकार से बिगड़ने से रोकने के लिए आवश्यक है, या जब तक ऐसा अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उसकी उपस्थिति जब भी न्यायालय में अपेक्षित होगी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगला केस लॉ देखते हैं। तो दोस्तों इस केस लॉ के साइटेशन है रसिक लाल बनाम किशोर खान चंद्र बाधवानी, AIR 2009 SC 1341। तो दोस्तों ये जो मामला था इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की पुनः गिरफ्तारी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात जो है कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ा गया है तो उसकी पुनः गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, किसी जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। मीन्स बिना बताए भी ये जमानत निरस्त की जा सकती है। जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को सुनना भी आवश्यक नहीं। मीन्स कोर्ट को पावर्स हैं और वैसे भी जो आपका जमानत है उसको कभी भी निरस्त किया जा सकता है यदि आप प्रावधानों को तोड़ते हैं। तो चलिए अगला मामला देखते हैं दोस्तों। ये केस लॉ संबंधित है आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणिक प्रति वादी को दिए जाने से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर इसके साइटेशन है केस के जयंती भाई लालू भाई पटेल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 1992 क्रिमिनल लॉजा 2377 गुजरात। तो दोस्तों इस मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि जब भी किसी अभियुक्त के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए उसकी एक प्रति दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अविलंब अर्थात तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजी जाए, क्योंकि यह जो आपकी FIR है एक लोक दस्तावेज हो जाती है। तो पहली कॉपी किसको भेजना है? मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक दस्तावेज है, मीन्स पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR की जो सत्यापित प्रति है देने से इनकार करना नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करना होता है। इसलिए जो है जो आपका अभियुक्त है वो सत्यापित प्रति पाने का हकदार होता है। किसकी? FIR की। तो दोस्तों ये जो FIR है आपकी एक दस्तावेज है जिस पर धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है और यह एक मानने योग्य मूल्य रखती है जिसके आधार पर विवेचना शुरू की जा सकती है। तो अगला केस लॉ देखते हैं दोस्तों। इसमें आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य केवल अपराध की परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो इसका जो साइटेशन है केस के जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1992 क्री लॉजा 1981। दोस्तों इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने विधि व्यवस्था दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात जो FIR है का उद्देश्य केवल अपराध की परिस्थितियों का वर्णन करना होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाती है। अपराध की सूचना पाने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी को घटनास्थल पर जाना होता है। मीन्स जो परिस्थितियां हैं उनका सारा वर्णन उस पर होता है और पुलिस अधिकारी वहां पर जांच के लिए जाता है। ये सारी चीजें इस केस लॉ के आधार पर बताई गई हैं। तो दोस्तों ये जो केस लॉ है आपका झूठी FIR दर्ज कराने से संबंधित है। तो देखिए केस लॉ क्या है, इसके साइटेशन है के वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1993 और उसके बाद जो है SCC 655। ये साइटेशंस भी आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए और जो मैटर मैं बता रहा हूँ वो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस मामले में उच्चतम जो न्यायालय है उसने व्यवस्था दिया कि यदि मिथ्या कार्यवाही मीन्स कोई जो है फर्जी कार्यवाही आप पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध चलाई जाती है तो ऐसी कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत खारिज किया जा सकता है। मीन्स कोई फर्जी FIR आप पे दर्ज कराता है तो उसे आप 482 के तहत खारिज करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बिना ठोस आधार के कोई आपराधिक कार्यवाही चलाना असंवैधानिक है, अवैध है और शून्य है। मीन्स उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर डिफरेंट केस लॉज बताए। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। ये केस लॉज आपके लिए चाहे आप लॉ प्रैक्टिशनर हैं या AIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप जुडिशरी एग्ज़ाम देने वाले, सभी जगह आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।